सेंट्रल मॉडर्न BA B.Ed कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। विश्व के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना फ्रांस की राज्य क्रांति थी। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति के किन कारणों से हुई उन पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति विश्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं में से एक है। जब कोई व्यवस्था चल रही है और व्यवस्था में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं और शासन चलाना या जनता परेशान हो जाती है, शासन चलाना मुश्किल और जनता अगर परेशान हो जाती है तो शासनकर्ता या नीति निर्माता है उसको उन जनता के अनुरूप शासन में परिवर्तन करना पड़ता है। और अगर वह उन जनता की परिस्थितियों को नहीं समझते और परिस्थितियों के अनुसार अपने नीति को नहीं बदलते तो अंततः हमें फ्रांस की राज्य क्रांति जैसी क्रांति को देखना पड़ता है या उसका जन्म होता है। तो सामान्यतः अगर हम फ्रांस की राज्य क्रांति की अगर बात करें तो इसी प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति हुई कि शासकों ने सामान्यतः जनता के अधिकारों की या उनकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की उपेक्षा की और जनता ने अंततः शासन व्यवस्था को ही बदल डाला और जो निरंकुश राजतंत्र था उसके स्थान पर जनता ने अपना प्रतिनिधि शासक चुना और लोकतंत्र की स्थापना की। तो निस्संदेह फ्रांस की राज्य क्रांति विश्व की घटनाओं में एक प्रमुख घटना थी। एक नवीन विचारधारा लोगों को के सामने प्रस्तुत की। कुछ समय के लिए फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन पुनः नेपोलियन की लोकतंत्र के खिलाफ जो उसने समाप्त किया वो निस्संदेह उसका एक गलत कदम था और लोकतंत्र के स्थान पुनः फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हुई। तो नेपोलियन के द्वारा ही लोकतंत्र जनता को नेपोलियन को जनता ने राजा बनाया और लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की, लेकिन नेपोलियन ने ही लोकतंत्र को पतन कर दिया, वह खुद निरंकुश बन गया। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का नुकसान ही किया नेपोलियन ने। तो पुनः फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था हुई, लेकिन बाद के समय में जो व्यवस्था बनी आज विश्व में सर्वाधिक जो व्यवस्था है लोकतंत्र की फ्रांसीसी क्रांति की, उसमें काफ़ी देन है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व, मानवाधिकारों की घोषणा जैसे कई कार्य थे जो फ्रांसीसी क्रांति की देन रही। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई उनके कारणों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में अगर हम देखें तो उसमें राजनीतिक दोष बहुत थे। दोषपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना था, लेकिन व्यवस्था बदली नहीं। तो वो कौन सी दोषपूर्ण बातें थी? सबसे पहली बात तो थी कि जो शासन व्यवस्था थी वह शासन व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था होती है जो विकेंद्रीकृत हो, जनता या आम जनता तक जनता के प्रतिनिधि शासन चलाएं तो वह शासन व्यवस्था अच्छी होती है। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो गई और फ्रांस के जो सम्राट होते हैं उन सम्राट को लुई के नाम से जाना जाता है। तो लुई 14वें के साथ ही शासन व्यवस्था और अधिक केंद्रीकृत हो गई और लुई 14वें ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो मैं ही राज्य हूँ, ये एक अधिनायकवादी व्यवस्था है। और इस अधिनायकवादी व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था तो चल ही रही थी सभी जगह,
लेकिन जो निरंकुश राजतंत्र और अधिनायकवादी तंत्र व्यवस्था जिसमें मैं ही राज्य हूँ, मेरे वही सब कुछ है, तो लुई 14वां एक अयोग्य शासक था, निरंकुश शासक था। उसने जनता के कार्यों की, उनकी मांगों की उपेक्षा की, और ठीक वैसे ही उसके बाद के शासक भी अयोग्य रहे। लुई 14वां, लुई 15वां भी अयोग्य था, लुई 16 उससे भी ज़्यादा महानिकम्मा कहते हैं, अयोग्य, भ्रष्ट, विलासी, खर्चीला। तो ऐसी स्थिति में एक नहीं, दो नहीं, तीन शासक लगातार, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां जो शासक रहे, ये अयोग्य और भ्रष्ट शासक थे, निरंकुश शासक थे। इन्होंने अपनी जो शासन व्यवस्था में अपना जो शासन प्रशासन की ओर कम ध्यान दिया और अपना जीवन आमोद प्रमोद में व्यतीत किया। और विशेष तौर से लुई 16वें की अगर बात करें तो वे अपनी पत्नी मेरी एंतोइनेट के प्रभाव में ज़्यादा था। तो और कहा भी जाता है, इतिहासकारों ने कहा कि लुई 16वां तो मेरी एंतोइनेट के प्रभाव में आकर अपने जहाज को चट्टान से टकराने के लिए ले जा रहा था, और उसे पता था कि स्थिति उसके परिणाम गंभीर ही आने। ठीक इसी प्रकार खर्चीली व्यवस्था, इनके आमोद प्रमोद पर बहुत अधिक खर्च होते थे। ये लुई शासक जो थे वो सामान्यतः वर्साई के, फ्रांस के पेरिस के वर्साई के महल में शानो शौकत, विलासी, भोग विलासी जीवन जीते थे। उनके वहाँ महल में, वर्साई के महल में लाखों की संख्या में नौकर चाकर और प्रतिवर्ष लाखों डॉलर उनके विलासी जीवन पर खर्च हो रहे थे, और जनता बहुत दुखी थी, उन पर अत्यधिक करों का बोझ था। तो खर्चीली राज व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा कारण रही है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखकर अपने खर्चे को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि लगातार अपने खर्चे को बढ़ाते गए। वो भी एक कारण रहा क्रांति का, कि उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखकर जनता पर अत्यधिक कर लगाए। और एक व्यवस्था ये भी थी कि फ्रांस के सम्राटों ने जो न्याय व्यवस्था थी उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। वो निरंकुश अहंकारवादी सत्ता के शासक बन गए और न्याय व्यवस्था बहुत भ्रष्ट हो गई। जो प्रशासन के कार्यों में करने वाले, न्याय करने वाले जो अधिकारी थे, वह अधिकारी भ्रष्ट हो गए, और इस भ्रष्टाचार के कारण वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। और ये कहा जाता है कि जिस प्रकार का हर 8-10 मील पर पानी बदलता है, भाषा बदल जाती है, ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में कानून बदलते हैं। फ्रांस का एक महान दार्शनिक रहा है वोल्टेयर खुद ने इसके भ्रष्ट न्याय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि वह खुद उसका भुगतभोगी था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक जो न्यायिक व्यवस्था थी वह भी बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। ये भी एक राजनीतिक कारण था कि शासकों ने समय रहते उस न्याय व्यवस्था को नहीं देखा। और यहाँ तक भी अगर हम देखें तो इस भ्रष्ट न्याय व्यवस्था को देखकर ही लुई 15वें ने कहा था कि मैं तो इस जैसे कैसे परिस्थितियों को संभालूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद फ्रांस में क्रांति होगी, प्रलय होगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह जानता था कि राजनीतिक रूप से व्यवस्थाएं बहुत खराब हो चुकी हैं। भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र और जो अधिकारी हैं वो जनता की सेवा करने की बजाय उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति खराब हुई और अंततः हम देखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। इस फ्रांस की राज्य क्रांति होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि फ्रांस के जो राजा थे उन राजा पर नियंत्रण रखने वाली एक सभा भी थी, प्रतिनिधि सभा, एस्टेट्स जनरल। एस्टेट जनरल में सामान्यतः कुलीन, पादरी
और जनसाधारण के प्रतिनिधि आते थे और वह सामान्यतः राजा को सलाह मशवरा देने का कार्य करती थी। और लेकिन हुआ ये कि पिछले लंबे समय से एस्टेट जनरल की कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। 1614-15 के बाद एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई गई और ये लोग जो सामान्यतः राजा को, लुई को या सम्राट को जो दिशा निर्देश देते थे, वह सामान्यतः जब उनकी मीटिंग ही नहीं बुलाई गई तो वो सलाह है, मशवरा है, पढ़े के पढ़े रह गए। तो एस्टेट जनरल जो थी, जो सामान्यतः प्रतिनिधि संस्था थी, वह निष्क्रिय हो गई, असक्षम हो गई। साथ ही एक न्यायालय व्यवस्था की अभी हमने बात की, वो भ्रष्ट था ही। साथ ही एक बहुत सारे आरोपों को, न्यायालय के निर्णयों को जो रिपोर्ट करने का, लिखने का काम किया जाता था, वह भी भ्रष्ट हो चुकी थी। पार्लियामेंट 13। तो जो नियंत्रण था सामान्यतः राजा पर, जो सलाह देने का कार्य था, तो वह सलाह लेना ही राज्य ने बंद कर दिया। तो आम प्रतिनिधि सभा थी एस्टेट जनरल, फिर उसको सुधारने की भी कोशिश हुई, असफल प्रयास भी किए गए, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि 1789 को राजा को भागना पड़ता है और बास्तील के दुर्ग का पतन होता है और वर्साई के महल की स्थिति और फ्रांस में राज्य क्रांति हो जाती है। तो ये कुछ असक्षम जो प्रतिनिधि संस्था थी, वह भी एक कारण था फ्रांस की राज्य क्रांति का। ठीक ऐसे ही अगर देखें तो ये राजनीतिक कारण थे, ठीक इसी प्रकार सामाजिक कारण भी रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। पादरी जो धर्माधिकारी थे, जो सर्वोच्च वेटिकन सिटी से लेकर छोटे से छोटे चर्च जो ग्रामीण स्तर तक था, उसके पुजारी, पादरी। कुलीन जो शासन करने वाला वर्ग था, और तीसरा था सामान्य वर्ग, जिसमें सामान्यतः अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग आता था। चिकित्सक है, शिक्षक है, वकील हैं, लिपिक हैं, जमींदार हैं, छोटे जमींदार हैं, किसान कहने का मतलब किसान है, कृषक हैं, मजदूर हैं। ये सामान्यतः तीसरे वर्ग में आते थे। इन की अगर हम बात करें तो इन तीनों वर्गों को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो फ्रांस का जो संपूर्ण समाज था, वह समाज सामान्यतः 2 हिस्सों में विभाजित था। एक वो वर्ग जिसके पास विशेष अधिकार थे, और एक वो वर्ग जिसके पास विशेष अधिकार या अधिकार नहीं थे, अधिकार विहीन। तो फ्रांस का समाज तत्कालीन परिस्थितियों में 2 भागों में विभाजित था। एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग जिसमें कुलीन और पादरी वर्ग आते थे, और एक अधिकार विहीन वर्ग जिसमें सामान्य जनता, मध्यम वर्ग, किसान, कृषक, दास, मजदूर, शिक्षक, चिकित्सक, लिपिक, ये लोग इसमें शामिल थे। तो जो लिपिक मध्यम वर्ग जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, उन्होंने अक्सर विशेष अधिकारों से प्राप्त वर्ग का उपेक्षा की, या उसका यूँ कहें कि उनके विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग की मध्यम वर्ग ने। हुआ क्या कि फ्रांस के जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे, कुलीन और पादरी, ये मुश्किल से फ्रांस के 1 से 2% लोग थे, और इनके पास अगर संपत्ति की बात करें, धन की बात करें, तो इनके पास लगभग 80% इनका प्रभाव था। 2% लोगों के पास संपत्ति की अगर बात करें तो 2% इन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। ये सुविधाएं प्राप्त वर्ग था, बस सुविधापूर्ण जीवन जीना ही इनका कार्य था। जबकि
जो दूसरा वर्ग था, जो अधिकार विहीन था, उसके पास कोई अधिकार नहीं था। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। अगर हम देखें तो दूसरा जो मध्यम वर्ग था, तीसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग था, उसमें अगर देखें तो किसान और मजदूर, किसानों की बहुत दयनीय दशा थी। किसानों की स्थिति ऐसी थी कि वो दिन भर खेती करने के बाद जब उसकी उपज आती थी तो उपज का 80% भाग तो उसे कर चुकाने में चला जाता और 20% से उसे अपना खर्च चलाना होता था। तो कृषक उस व्यवस्था से बहुत परेशान थे, दुखी थे, लेकिन प्रशासन में भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार के कारण किसान दिनों दिन करों के बोझ में दबे जा रहे थे। किसानों में भी वो किसान और भी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, जो जमींदारों के, सामंतों के भूदास थे, कृषिदास थे। वो तो उनके क्षेत्र से, गांव छोड़कर भी उनकी अनुमति से नहीं निकल सकते थे। इन कृषि दासों के लिए तो कहा जाता है कि उसका सेवा करना ही उसका दायित्व है, कि अपने जो स्वामी हैं उस स्वामी की सेवा करना ही उसका दायित्व है। अगर मालिक ने, स्वामी ने भोजन कर लिया है तो उसमें कृषि दास को खुश होना चाहिए। मजदूरों की स्थिति भी दयनीय थी, बहुत कम मजदूरी मिलती थी, बेकार उन्हें करनी पड़ती थी। किसानों को भी बेकार करनी पड़ती थी चर्च के लिए, सामंत के लिए। तो बेकार भी एक बहुत बड़ी समस्या रही इन किसानों की और मजदूरों की। स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी अगर देखें तो किसानों की अपेक्षा मजदूरों को थोड़ी राजनीतिक जानकारी थी, बाकी सुविधा उनके पास भी कोई विशेष नहीं थी। फिर मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें वकील है, शिक्षक है, चिकित्सक है, लिपिक है, इंजीनियर है, कलाकार है, ये वर्ग मुख्यतः इसमें आते थे। मध्यम वर्ग में ये सामान्यतः कर्मचारी वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था। इन्होंने यही कहें तो फ्रांसीसी क्रांति के जनक रहे, बौद्धिक लोग रहे, इसी में शिक्षित पढ़े लिखे वर्ग। तो इन्होंने सामान्यतः कुलीन और पादरी वर्ग जो था, उनके विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग की। जनता को जागरूक करने का कार्य इन्हीं लोगों ने किया। इन्होंने ही जनता को ये बताया कि किस प्रकार से उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त लोगों का विरोध करना चाहिए। और उन्होंने प्रशासनिक जो ढांचा था, उस ढांचे में जो कमियां थी, उन कमियों को उजागर किया, लोगों को बताया। साथ ही इन्होंने पादरी और कुलीन वर्गों के विशेष अधिकारों को अंत करके सबकी समानता की बात कही। तो इससे पादरी और कुलीन वर्ग इस मध्यम वर्ग से नाराज थे, क्योंकि पादरी और कुलीन वर्ग कभी भी समानता की बात नहीं समझते थे। उनका मानना था कि कुलीन और पादरी वर्ग उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, और सामान्यतः जनसाधारण है वो उनको उनकी समानता में नहीं लाकर खड़ा किया जा सकता। लेकिन मध्यम वर्ग ने कुलीन और पादरी के विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग पुरजोर से उठाई। और अंततः देखते हैं जब किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हुए अधिकारों में, तो अंततः क्रांति का जन्म हुआ। चर्च में भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था सामाजिक रूप से अगर देखें तो। इसे धार्मिक कारणों में आता है, लेकिन धर्म और समाज एक दूसरे पर बहुत पूरक होते हैं। तो चर्च जो था, चर्च के जो पादरी वर्ग थे या पोप थे या बड़े अधिकारी थे, वे भ्रष्ट हो गए थे।
उसमें इतनी बुराइयां आ गई कि चर्च नाम मात्र के चर्च रह गए, बल्कि चर्च भोग विलास का केंद्र बन गया। आपने पढ़ा होगा कि जब मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन को अगर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा कि मार्टिन लूथर ने जब देखा कि चर्च में बहुत व्याप्त बुराइयां हैं और अंततः उस बुराइयों को दूर करने के लिए वह रोम भी गया। और रोम गया तो रोम में उसने देखा कि 1511 में जब वह रोम गया तो उसने देखा कि पोप की भोग विलासी उसकी जो लग्जरियस लाइफ उसने जब देखी तो उससे वह बहुत दुखी हुआ और उसे लगा यार ये तो भोग विलासी जीवन जी रहे हैं और जो वास्तविक रूप से जो ईसा मसीह की या बाइबल की या जो धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए वो तो उसके बिल्कुल विपरीत है। ये तो जो चर्च के एक पादरी को जिस प्रकार का सादा जीवन और उच्च विचार नैतिक नियम के आदर्श के अनुसार चलना है वो तो उससे कोसों दूर थे। तो चर्च में इतना भ्रष्टाचार था। आपने देखा कि उस समय चर्च 2 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन फिर भी हम 1700-200 साल बाद अगर 1600, 1700, 1800 तक आए तो भी चर्च में जो व्यापक भ्रष्टाचार थे वह भ्रष्टाचार कुछ कम नहीं हुए, कुछ समय के लिए कम हुए, लेकिन पुनः वही भ्रष्टाचार वापस उसमें शामिल होते गए। ईसाई धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, कैथोलिक में भी भ्रष्टाचार था ही, लेकिन प्रोटेस्टेंट में भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार प्रारंभ हो गया। तो वो भ्रष्टाचार तो उनमें विशेष तौर से था क्योंकि जो कठोरतापूर्वक जीवन उन भिक्षुओं को जीना था वो नहीं जी रहे थे, बल्कि वो भोग विलास की जीवन जी रहे थे। वैवाहिक जीवन उनका प्रारंभ कर दिया उन्होंने। पोप वगैरह जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था वह शादी करके आराम से मठों में जीवन यापन कर रहा है या चर्च में जीवन यापन कर रहा है। उनके इस अनैतिक आचरण से का प्रभाव भी जनता पर पड़ा, क्योंकि जब जनता ने देखा कि वो भ्रष्ट है एक दूसरे रूप से, उनमें वो व्यवस्था नहीं रही। और फिर जब बौद्धिक विचारकों ने इस चर्च की अनैतिक आचरण को लोगों के सामने रखा और लोगों को जागरूक किया तो लोग उनके जो देवत्व वाले सिद्धांत था चर्च का, और चर्च जनता पर टाइट नामक कर लगाता था और जब चाहे जनता को, किसानों को वहाँ पर कार्यों पर काम करना पड़ता था, बेगार करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति में जब छोटे चर्च के जो लोग थे, पादरी थे, उनका जीवन थोड़ा ज़्यादा कहे तो भिक्षु के नज़दीक था, उनका थोड़ा आचरण अच्छा था, जबकि उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों से कर लेके बड़े वाले क्षेत्र तक यानी रोम तक पहुंचाना था। तो ऐसी स्थिति में छोटे स्तर के जो चर्च के जो पादरी वगैरह थे वो भी उनके भ्रष्टाचार से, नैतिक आचरण से, ऊपर का जो चल आ रहा नीचे की और जो आचरण देखा उन्होंने, तो वो भी उनके आचरण से दुखी थे। तो वो भी जनता को उनके अपने ऊपर बैठे जो एबट है या पोप है उनके भ्रष्ट आचरण को जनता के सामने बता रहे थे कि भाई ये भी गलत है, ऐसा नहीं। तो इससे जनता पर उसका प्रभाव पड़ा और अंततः देखें तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों कारण रहे हैं जिन कारणों से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। और इस प्रकार अगर देखें तो वे समय लोग निराश हो गए और निराश लोगों ने अंततः फ्रांस क्रांति को जन्म दिया। तो ये आज हमने ये राजनीतिक और सामाजिक कारणों का अध्ययन किया है। फिर अगर हम पार्ट 2 में अगले में हम राज्य क्रांति में जो आर्थिक कारण हैं और जो बौद्धिक कारण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।